नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर और एक बहुत ही अहम चेतावनी पर। हाँ, और ये चेतावनी आई है जेफरी हिंटन की तरफ से, जिन्हें कई लोग एआई का गॉडफादर भी कहते हैं। बिल्कुल। हिंटन, वो ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनके काम ने आप कह सकती हैं आज की एआई की नींव रखी। अब वो खुद ही इसके भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता जता रहे हैं। हाँ, वो मानते हैं कि एआई से भला तो बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं, पर वो एक गंभीर खतरा भी देख रहे हैं। और खतरा क्या है, मतलब उनकी मुख्य चिंता क्या है? देखिए, उनकी सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये जो एआई सिस्टम है, ये शायद हमारी सोच से, हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से बुद्धिमान हो सकते हैं। अच्छा। और ऐसा हो सकता है कि मशीनें नियंत्रण अपने हाथ में ले लें। हिंटन ने तो खुद कहा है कि शायद हम इंसान समझ ही नहीं पा रहे कि हम क्या बना रहे हैं। ये तो वाकई गंभीर बात है। तो चलिए हिंटन की इस चेतावनी और एआई की इस पूरी दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ हिंटन का? सुना है काफी दिलचस्प कहानी है। हाँ, कमाल की बात है कि हिंटन का एआई बनाने का सफर वो एक तरह से अनजाने में ही शुरू हुआ था। 70s की बात है। अच्छा। वो असल में इंसान के दिमाग को समझना चाहते थे और उसके लिए कंप्यूटर पे न्यूरल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। उस जमाने में जब शायद कोई सोचता भी नहीं था इस बारे में। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो मानते थे कि भाई सॉफ्टवेयर दिमाग की नकल कर ही नहीं सकता। यहाँ तक कि उनके जो पीएचडी गाइड थे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये आइडिया छोड़ दो। अरे बाप रे। हाँ, हिंटन खुद मानते हैं कि देखो 50 साल लग गए, पर इंसान का दिमाग तो आज भी नहीं समझ पाए। लेकिन हाँ, उसका एक कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल वर्जन जरूर बना दिया। और इसी कमाल के काम के लिए उन्हें योशुआ बेंगियो और यान लेक्यून के साथ 2019 में वो मिला क्या कहते हैं, ट्यूरिंग अवार्ड, जो कंप्यूटिंग का नोबेल माना जाता है। जी हाँ, ट्यूरिंग अवार्ड। पर सवाल ये उठता है कि ये एआई आखिर सीखता कैसे है? ये मशीन लर्निंग होती क्या है? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो देखिए, हिंटन और उनके साथियों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो कई परतों में मतलब लेयर्स में होता है। इसे ही न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अच्छा। और अहम बात यह है कि ये एआई जो है, ये प्रोग्रामिंग से नहीं सीखता जैसे हम कोड लिखते हैं। ये सीखता है ट्रायल एंड एरर से, मतलब कोशिश करके, गलती करके और फिर सुधार करके। अच्छा, जैसे वो गूगल वाला उदाहरण है, शायद गूगल के एआई लैब में रोबोट्स को सॉकर खेलना सिखाया था। हाँ, बिल्कुल भाई। उन्हें प्रोग्राम नहीं किया गया था कि ऐसी किक मारो या वैसे पास दो। तो फिर उन्हें सिर्फ एक लक्ष्य दिया गया, गोल करना है, और फिर उन्होंने खुद ही खेलकर, गिरकर, सीखकर तरीका निकाला। मतलब जब सही करते थे तो नेटवर्क में सिग्नल जाता था कि हाँ ये सही था, सही, और गलत करने पर सिग्नल गया कि ये गलत था। तो धीरे धीरे जो सही वाले कनेक्शंस थे वो मजबूत होते गए और गलत वाले कमजोर पड़ते गए। कमाल है। और यहीं पर हिंटन की एक और चिंता सामने आती है। उनका मानना है कि एआई सीखने में इंसानी दिमाग से कहीं ज्यादा कुशल, मतलब एफिशिएंट हो सकता है। अच्छा, कैसे? कनेक्शन तो हमारे दिमाग में ज्यादा है ना? हाँ, यही पेच है। देखिए, आज के जो सबसे बड़े चैटबॉट है जैसे GPT-4, उनमें करीब 1 ट्रिलियन कनेक्शन होते हैं। 1 ट्रिलियन, ठीक है। और हमारे दिमाग में? हाँ, 100 गुना ज्यादा। पर वो चैटबॉट अपने 1 ट्रिलियन कनेक्शन से ही हमसे कई ज्यादा जानकारी रखता है, ज्यादा चीजें जानता है। ये जो एफिशिएंसी है ना, ये चौंकाने वाली है। बाप रे, मतलब कम न्यूरॉन से ज्यादा ज्ञान। हाँ, ज्ञान या कह लिए जानकारी प्रोसेस करने की क्षमता। और दिक्कत ये भी है कि हम पूरी तरह समझते भी नहीं है कि ये इतने जटिल सिस्टम अंदर से काम कैसे करते हैं। जैसे हिंटन ने कहा कि हमने सीखने का तरीका मतलब एल्गोरिदम बनाया, उसका नतीजा क्या होगा ये नहीं। बिल्कुल। और इसे परखने के लिए हिंटन ने चैट GPT-4 से एक बड़ी चालाकी वाली पहेली पूछी थी। हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। वो घर की पुताई वाली पहेली। वही पहेली थी कि मेरे घर में कमरे सफेद, नीले या पीले हैं। पीला रंग 1 साल में फीका पड़कर सफेद हो जाता है। अब मुझे 2 साल में सारे कमरे सफेद चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? दिलचस्प सवाल है। और चैट GPT-4 का जवाब देखिए। उसने सिर्फ सही जवाब नहीं दिया। अच्छा। उसने तर्क दिया, योजना बताई, कहा कि नीले कमरों को तो रंगना पड़ेगा, पर पीले कमरों को रंगने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो 1 साल में फीके पड़ेंगे और फिर अगले साल तक खुद ही सफेद हो जाएंगे। हाँ। और उसने ये भी जोड़ा कि पीले कमरों को अभी रंगना मतलब संसाधनों की बर्बादी होगी। अरे वाह,
ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ जवाब नहीं बल्कि एक तरह की प्लानिंग और एफिशिएंसी की सोच भी है। हिंटन का यही मानना है। वो कहते हैं कि ये समझ है और उनका अंदाजा है कि शायद 5 साल में एआई की तर्क करने की क्षमता हमसे बेहतर हो सकती है। 5 साल? ये तो बहुत जल्दी है। और यहीं से फिर वो असली चिंता शुरू होती है ना? बिल्कुल। अगर एआई खुद ही अपना कोड लिखकर खुद को और बेहतर और ज्यादा बुद्धिमान बना सकता है, तो क्या वो हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है? यही सबसे बड़ा डर है। और हिंटन आगाह करते हैं कि ये सिस्टम लोगों को बहकाने में, मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर हो सकते हैं। कैसे भला? सोचिए जरा, उन्होंने दुनिया के सारे उपन्यास पढ़े होंगे, मैकियावेली की किताबें पढ़ी होंगी, हर तरह की राजनीतिक तिकड़म सीखी होगी डेटा से। वो जानते होंगे कि इंसानों को कैसे अपनी बातों में लाना है। ये तो डरावना लगता है। और दूसरे जोखिम? और भी हैं, जैसे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, क्योंकि एआई बहुत सारे काम हमसे बेहतर कर सकेगा। सही। फेक न्यूज का सैलाब, जिसे पहचानना मुश्किल हो जाएगा। नौकरियों में, पुलिसिंग में, अनजाने में ही सही, पर भेदभाव या पूर्वाग्रह आ सकता है एआई के फैसलों में। और वो स्वचालित हथियार वाले रोबोट? हाँ, वो तो है ही। ऑटोनॉमस वेपन्स। और फिर वो सबसे बड़ा डर कि कहीं मशीनें हम पर, यानी मानवता पर ही हावी ना हो जाएं। लेकिन फायदे भी तो हैं। आपने कहा था हिंटन मानते हैं कि भलाई भी होगी। हाँ, बिल्कुल। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, खासकर स्वास्थ्य सेवा में, हेल्थ केयर में। जैसे? एआई आज भी मेडिकल इमेज जैसे एक्सरे या एमआरआई स्कैन को समझने में डॉक्टरों की मदद कर रहा है। नई दवाइयां डिजाइन करने में मदद कर रहा है। अच्छा। और शायद भविष्य में ये हर मरीज के लिए बिल्कुल उसके हिसाब से इलाज की योजना बनाने में मदद करेगा। हिंटन खुद मानते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां एआई लगभग पूरी तरह से अच्छा ही करेगा। तो मतलब हिंटन को अपने काम पर कोई पछतावा नहीं है एआई बनाने पर? नहीं, पछतावा नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि एआई से भलाई की क्षमता भी अपार है। लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि अब वक्त आ गया है इस चीज का कि हम एआई को और गहराई से समझने के लिए प्रयोग करें। सरकारें इसके लिए नियम बनाएं, रेगुलेशंस लाएं और शायद जो सैन्य रोबोट हैं उन पर पाबंदी लगाने के लिए कोई ग्लोबल समझौता हो, एक संधि हो। ये जरूरी लगता है। उन्होंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर का भी जिक्र किया, जिन्होंने परमाणु बम बनाने में मदद की, पर बाद में हाइड्रोजन बम का विरोध किया था। हाँ। हिंटन मानते हैं कि हम एक ऐसे ही बहुत अनिश्चित दौर में घुस रहे हैं जहां हमें उन चीजों से निपटना पड़ रहा है जिनसे पहले कभी नहीं निपटा। तो उनका मुख्य संदेश क्या है? मतलब अगर एक लाइन में कहना हो। उनका सीधा संदेश है, देखो, बहुत ज्यादा अनिश्चितता है, हमें नहीं पता आगे क्या होगा, पर ये चीजें, ये एआई, ये समझती हैं, इनमें समझ है, और इसीलिए हमें बहुत बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो जेफरी हिंटन की ये चेतावनी वाकई सोचने पे मजबूर करती है। एक तरफ एआई से इतने फायदे दिखते हैं, क्रांति के वादे हैं, और दूसरी तरफ हमारे अस्तित्व पर ही सवाल उठने का डर है। सही। अब सवाल शायद ये नहीं रह गया है कि एआई बुद्धिमान बनेगा या नहीं। हाँ, वो तो शायद बनेगा ही। सवाल ये है कि जब वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, हाँ, तब क्या होगा? हम उस अनदेखे, अज्ञात भविष्य के लिए खुद को तैयार कैसे करें? ये वाकई एक बड़ा सवाल है, और शायद ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को, आपको, मुझे, सबको गहराई से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये तकनीक हम सबके जीवन को बदलने वाली है, यकीनन बदलने वाली है।